ये शादी मेरी मौसी की थी, मेरी माँ की छोटी बहन। जगह थी कलम गांव, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव जो शहर से काफी दूर पड़ता था। चारों तरफ गन्ना के खेत थे और पतली सी कच्ची सड़कें जो शाम होते ही गीली और फिसलन भरी हो जाती थी। वो मिड 1990s का टाइम था। मैं तब लगभग 12-13 साल की थी। गांव इतना रिमोट था कि वहाँ कोई रिजॉर्ट, लॉज या गेस्ट हाउस जैसी चीज़ थी ही नहीं। शादी होती थी तो लोग एडजस्ट करते थे। कोई फर्श पर सोता, कोई चारपाई पर, कोई आंगन में। सब मैनेज कर लेते थे बिना ज़्यादा सवाल किए। शादी का माहौल वैसे काफ़ी मस्त था। दिन भर हम कजिन्स इधर उधर भागते रहे। कभी मंडप के पीछे जाके लड्डू चुरा लिए, कभी बारात के बैंड के साथ नाचने लगे। किसी ने हमें रोका भी नहीं। बच्चे थे तो सब चलता था। शाम को जब लाइट्स जली, पूरा घर रंगोली, फूलों और फेरी लाइट से भरा हुआ था। औरतें गाने गा रही थीं, कोई ढोलक बजा रहा था और एल्डर्स बीच बीच में हमें डांट भी रहे थे और हंस भी रहे थे। रात होते होते शादी का सेरेमनी काफ़ी लेट तक चला, जैसे गांव की शादियों में होता है। जब फाइनल रस्में ख़त्म हुई तब रात के 12 बज चुके थे। हवा में चमेली के फूलों की खुशबू थी, पसीने और गर्म खाने की स्मेल उसके साथ मिक्स हो रही थी। लोग अभी भी बातें कर रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे। स्टील की प्लेट्स और ग्लास की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद जनरेटर बंद कर दिया गया ताकि डीजल बचा सकें। घर के आसपास सिर्फ कुछ लैंटर्न और बल्ब्स रह गए थे जिनकी रोशनी पीली और हल्की सी कांप रही थी। तब प्रॉब्लम शुरू हुई। मेहमान बहुत ज़्यादा थे। किसी ने बोला, सारे लोग यहीं कैसे सोएंगे? किसी ने सजेस्ट किया, मंदिर के पीछे जो जिला परिषद स्कूल है ना, वहाँ कुछ बेड्स लगा देते हैं। ये स्कूल शादी के घर से थोड़ा सा दूर था, एक बड़े बैनियन ट्री के पास, मंदिर के बिल्कुल पीछे। सालों से बंद पड़ा था, पर सुना था कि कुछ कमरे अभी भी ठीक ठाक हैं। सब लोग तुरंत रेडी नहीं हुए, थोड़ा हेजिटेशन था। कुछ गांव के लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मेरी मौसी की सास ने धीरे से बोला, वहाँ रात में, पर बात पूरी होने से पहले ही मौसी के पापा ने हाथ हिला के मना कर दिया। वो थके हुए थे और उन्हें मेहमानों को मना करना ठीक नहीं लग रहा था। क्या हो जाएगा एक रात में, किसी ने कहा, बस सोना ही तो है। हम सब वैसे भी बहुत थक चुके थे, हमें बस एक जगह चाहिए थी जहाँ गिर के सो जाएं। तो कुछ फैमिलीज, जिनमें हम भी थे, उस स्कूल की तरफ ले जाए गए। शादी के घर से स्कूल तक का रास्ता याद है मुझे। घर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। बीच में एक छोटा सा कच्चा रास्ता था जहाँ मिट्टी थोड़ी गीली थी। बैनियन ट्री के नीचे हवा अलग ही लग रही थी, ठंडी और हैवी सी। मंदिर बिल्कुल शांत था, जैसे रात में धीरे धीरे सांस ले रहा हो। स्कूल बिल्डिंग पहली नज़र में नॉर्मल सी लग रही थी। लंबी सी रेक्टेंगुलर बिल्डिंग जिसमें पीली पेंट जगह जगह से उतरी हुई थी। कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं जिन पर पुराने वुडन बोर्ड्स लगे थे। बड़े से लोहे के गेट के ऊपर अभी भी लिखा था जीपी प्राइमरी स्कूल कलम गांव, पर आधे लेटर्स मिट चुके थे। जैसे ही हम अंदर गए एक अजीब सी स्मेल आई, सीलन, पुराना कागज़ और उसके साथ एक और सेंट, जैसे मेडिसिन, सिरप्स और टैबलेट्स की। बिल्कुल वैसे जैसे किसी पुराने डॉक्टर के चेम्बर में होती है। मुझे इस वक्त अजीब लगा, पर मैं खामोश रही। कुछ कमरों में तो प्रॉपर दरवाजे भी नहीं थे, बस लकड़ियों के फ्रेम्स। दीवारों पर ब्लैक बोर्ड्स लटक रहे थे, चौक के निशान अभी भी दिख रहे थे। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और एक जगह मराठी में गुड मॉर्निंग लिखा हुआ था, जो कभी किसी ने मिटाया ही नहीं। लंबे कॉरिडोर से हम कोने की तरफ मुड़े। वहाँ रूम में एक बेड था, उस पर मैट्रेस, एक छोटा सा टेबल जिसमें पानी की बोतल और एक ग्लास रखा हुआ था। सब इतने थके हुए थे कि किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। मेरे कज़न्स आधी नींद में ही गिर गए। पापा बिना बोले लेट गए। माँ ने लैंटर्न थोड़ा साइड में एडजस्ट किया और मेरे पास लेट गई। मैं भी तुरंत सो गई। आधी रात मेरी नींद अचानक से खुली। पेट में दर्द हो रहा था, मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने धीरे से माँ का हाथ हिलाकर कहा, माँ मुझे टॉयलेट जाना है। उन्होंने आंखें मलते हुए उठकर लैंटर्न उठाया। तब रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। पूरा स्कूल बिल्कुल शांत था, न कीड़े की आवाज़, न गाँव की, न शादी की, बस एक अजीब सा सन्नाटा। हम कॉरिडोर के किनारे चलते रहे।
रात में कॉरिडोर ज़्यादा लंबा लग रहा था। लैंटर्न की रोशनी दीवारों के कोने तक नहीं पहुंच रही थी और हमारे कदमों की आवाज़ ज़्यादा तेज़ लग रही थी, जैसे पूरी बिल्डिंग सुन रही हो। वॉशरूम का दरवाज़ा आधा खुला था। मैं पहले अंदर घुसी लैंटर्न लेके। मम्मी बाहर ही खड़ी रही अंधेरे में। अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे कोई ऑलरेडी वहाँ खड़ा है। एक परछाई थी, काली सी, बहुत लंबी, सीलिंग तक पहुँचती हुई। वॉशरूम के बीच में बिल्कुल सीधी खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई कज़िन होगा या कोई और गेस्ट। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने लैंटर्न थोड़ा ऊपर उठाया। मगर जैसे जैसे रोशनी उस साए पर पड़ी, वो धीरे धीरे हवा में खोने लग गई, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो, और फिर अचानक गायब हो गई। मेरी चीख निकल आई। उसी पल बाहर से माँ की भी चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे बाहर खींच लिया। उनका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। वो बार बार बोल रही थी, मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। उन्होंने कहा उन्होंने एक बहुत लंबा काला आदमी वॉशरूम से बाहर निकलते देखा। 2-3 कदम चला, फिर कॉरिडोर में ही गायब हो गया। उसे गायब होते देख माँ डर गई थी, क्योंकि उनकी परवरिश गांव में हुई थी तो उन्हें भूत प्रेतों पर पूरा यकीन था। और अब तो हवा में भी एक और स्मेल आ रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, सड़ी हुई, जैसे गीले कपड़े दिनों तक पड़े हुए हों। हम बिना कुछ बोले जल्दी से वापस अपने रूम की तरफ भागे। और जब हम कमरे में पहुंचे तो देखा पापा कमरे में नहीं थे। तभी पीछे से आवाज़ आई पापा की। वो बाहर दीवार के पास खड़े थे, सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने बस इतना कहा, हम यहाँ नहीं रुक रहे। उन्होंने बताया जब हम वॉशरूम गए हुए थे उसके कुछ देर बाद उनकी भी नींद खुल गई थी। तब उन्हें धीरे धीरे नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा माँ होंगी। दरवाज़ा लॉक था ही नहीं। अब उन्हें लगा जैसे कोई अंदर आ रहा हो। उन्होंने देखा तो एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहने हुए, घूंघट में। पहले उन्हें लगा हम होंगे, फिर उन्होंने देखा कि चांद की रोशनी उस औरत की शरीर के पार से आ रही है, जैसे वो ट्रांसपेरेंट हो। उन्हें समझ आ गया यह कोई इंसान नहीं है। उन्होंने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की पर टॉर्च मिली नहीं। और अब जब हल्की आवाज़ से ऊपर देखा, वो औरत उनके बेड के बिल्कुल पास खड़ी थी। उस वक्त जो स्मेल आई वो बर्दाश्त के बाहर थी। मेडिसिन्स और सड़ी हुई नाश की मिली जुली बदबू। वो बेड से कूदकर बाहर भाग गए और कॉरिडोर में छिपकर हमारा इंतज़ार करते रहे। हमने कोई सवाल नहीं किया, ना सुबह का इंतज़ार। नंगे पैर स्कूल से बाहर निकले और मौसी के घर की तरफ चले गए। सब लोग सो चुके थे। बस आंगन के कोने में एक छोटी सी चारपाई पड़ी थी, खाली। उस पर हम सब चिपक के सो गए। सुबह बातें सामने आने लगी। मेरे एक बड़े भैया ने कहा उसने रात को बच्चों की आवाज़ सुनी। एक आंटी ने कहा कोई उनके सीने पर बैठ गया था और कान में कुछ बोल रहा था जो समझ में नहीं आया। वो बेहोश पड़ी हुई थी। किसी ने कहा लॉक्ड क्लासरूम के अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मेरी माँ की बड़ी बहन और उनका परिवार लास्ट रूम में थे। उन्होंने बताया रात में उनके रूम में एक औरत घुसी और हवा से लैंटेन अचानक बुझ गया। बेड जोर जोर से हिलने लगा। बच्चे जाग गए। औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वही सड़ी हुई बदबू, मेडिसिन्स और डेड बॉडी जैसी। वो लोग सुबह होने तक जागते रहे और रोशनी होते ही उस रूम से भाग कर आ गए। तब हमारी नानी ने कहा सालों पहले बीमारी फैला था, स्कूल को क्वारंटीन बना दिया गया था, लोगों को यहीं रखा गया था। दवाई नहीं थी, बहुत लोग यहीं मर गए। उन्होंने पहले ही मना किया था रात में वहाँ रुकने के लिए, मगर किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। उस रात के बाद कोई कभी उस स्कूल में नहीं सोया। रेत का तूफान सुनते ही तुम्हें न्यूज़ वाले येलो ग्राफिक्स या दिल्ली की हल्की धूल याद आती होगी। पर जब पूरा आसमान मिट्टी बनकर जमीन पर गिरता है, जब हवा में रेत नहीं मानो लाखों छोटे कांच के टुकड़े उड़ रहे हों, तब समझ आता है कि रेगिस्तान का गुस्सा क्या होता है। दिल्ली के एयर कंडीशन फ्लैट्स में बड़े होने वाले हम लोगों के लिए तो आंधी बस एक वेदर अलर्ट होती थी, पर राजस्थान के उस छोटे से गांव में जैसलमेर से कुछ किलोमीटर दूर उस रेत की तूफान का अपना दिमाग था, अपनी जुबान, अपनी रूह थी।
वो मेरा नानी घर था। वहां की गलियां ऐसी कि दोपहर के समय हवा भी सांस लेने से डरे, और रात और खौफनाक होती। हम हर साल समर वेकेशन में वहीं जाते थे। इस साल भी गए थे, मैं, मम्मी और पापा। मगर पापा कुछ दिनों बाद ही दिल्ली लौट आए थे। बस हम रह गए थे नानी घर। वेकेशन खत्म हो चुका था। मम्मी पैकिंग स्टार्ट कर चुकी थी। पापा फोन पर बोल रहे थे कि वो दिल्ली से ड्राइव करके आ रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब वापस जाएंगे। प्लान बड़ा सिंपल था, सुबह निकलेंगे, शाम तक जयपुर, रात तक घर, बस। पर नाना ने आंगन में सबको बुलाकर एक अजीब सी आवाज में कहा, कल आंधी आने वाली है, रेत का तूफान, दोपहर तक हवा बदलेगी, कुछ दिन और रुक जाओ। उनकी आवाज में सिर्फ चेतावनी नहीं, एक डर था। मम्मी ने बोला चलो देख लेंगे, लेकिन नाना जी ने साफ मना कर दिया। यह हुक्म था उनका। पापा जब दिल्ली से आकर पसीने से भीगे शॉर्ट में घर में घुसे, उन्हें सबसे पहले यह सुनना पड़ा कि हम सुबह नहीं निकलेंगे। पापा पहले कंफ्यूज हुए, फिर उनका ऑफिस मोड एक्टिवेट हो गया। आंधी आती रहती है, ये राजस्थान है, ससुर जी अब चिंता ना करें, गाड़ी है, एसी है, हाईवे से सीधा निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस वक्त नाना जी ने अपनी लाठी मिट्टी के फर्श पर इतनी जोर से मारा कि पूरा घर चुप हो गया। सुनने की आदत डाल लो। उनकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। कल सुबह कोई बाहर नहीं निकलेगा, तुम भी नहीं। मैंने जिंदगी में कभी नाना जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था, पर उस गुस्से के अंदर एक छुपा हुआ एक डर था। पापा ने फिर भी थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, ऑफिस वर्क, मीटिंग्स, डेडलाइंस, बट नाना जी ने सीधा उनकी आंखों में देखकर कहा, एक और दिन छुट्टी लोगे तो काम नहीं चली जाएगी, लेकिन अगर कल नहीं रुके तो चांद जरूर जा सकती है। पापा की मही बोलती बंद हो गई, अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। उस दिन बाकी दिनों से पहले ही अंधेरा होने लगा। हवा में एक अजीब सा रोता हुआ सुर, रेत की छोटी छोटी धार खिड़कियों पे चिपक रही थी। डिनर तक तो तूफान की आवाज और तेज हो गई। गांव वाले पहले ही अपने अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। चारों तरफ सुनसान था, बस हवाएं चलने की आवाज आ रही थी, जैसे मानो गांव ही खाली हो गया हो। दूर रेगिस्तान में आंधी की आवाज सुनते हुए मैं हैरान होकर नाना जी से पूछा, आपने हमें रुकने को क्यों कहा, गाड़ी से निकल जाते। नाना जी ने बिना जवाब दिए पहले किचन की खिड़की पकड़कर बंद की, लैच को 2 बार चेक किया, फिर हमें लिविंग रूम में बुलाया। लैंटर्न्स जलाई और सारी लाइट बंद कर दी। एक कमरे में हम सब एक साइड पे बैठे हुए। पापा भी आकर कॉर्नर में आर्म्स फोल्ड करके खड़े हो गए, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर उनकी आंखों में फिर भी एक क्यूरियोसिटी थी। नाना जी चारपाई पर बैठे और थोड़े रुक कर बोले, ये कोई आम तूफान की बात नहीं है, ये रेतीला तूफान है। उनकी आवाज बिल्कुल धीमी, ऑलमोस्ट डरी हुई थी। लैंटर्न की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। कभी उनकी आंखों का एक हिस्सा चमक जाता, कभी उनका आधा चेहरा साए में चला जाता। उन्होंने एक बार बाहर हवा की आवाज सुनी, फिर हम सबको देखा। तुम लोगों को लगता है आंधी बस रेत होती है, पर यहां आंधी किसी भूखे जानवर की तरह आती है, जैसे शिकार पे निकली हो। उन्होंने अपनी लाठी साइड में रखी और हाथ की उंगलियों को अपने घुटनों पर रखा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उन्होंने शुरू किया, तब गांव में एक शादी थी। आम शादियां जैसे होती हैं, ढोल, शहनाई, बच्चों का शोर, औरतें जोर जोर से हंसती हुई, मेहंदी, सब कुछ। दुल्हन आ रही थी पास के गांव से। नाम था रानी। रानी बोलते वक्त उनकी आवाज 1 सेकंड के लिए कस गई, जैसे कुछ जुबान पे चुभता हो, फिर वो नॉर्मल हो गए। बारात निकली थी दोपहर के टाइम, सोचा था शाम तक पहुंच जाएगी, लेकिन उस दिन शायद और ही कुछ लिखा था उनके लिए भगवान ने। उस दिन आसमान साफ था, हवा हल्की सी थी, थोड़ी गर्मी, पर वैसी ही जैसी रोज होती है। मगर किसी को तब भनक भी नहीं था आगे क्या होने जा रहा है। धीरे धीरे हवा बदलने लगी, तेज हो गई। मैं, टानी, मेरी छोटी कजन, नानी जी, मम्मी, हम सब बस उनकी तरफ देख रहे थे। पापा भी अब कॉर्नर में खड़े खड़े साइलेंट हो गए थे। बाहर से रेत खिड़की पे टप टप कर रही थी।
बिल्कुल जैसे नाना जी की कहानी सुनने के लिए उन्हें भी अंदर आना है। पहले बारीक रेत आई। नाना जी बोले, इतनी पतली सी लेयर आंखों में नाक में चली जाती है। कोई दुपट्टा कस के पकड़ ले रहा हो तो कोई पगड़ी सेट कर लेता है, कोई हाथ से मुंह ढक लेता है। पर उस दिन वो ऐसे लग रही थी जैसे हवा छोटे छोटे कांच के टुकड़े उड़ा रही हो। बारात वाले लोग कोशिश कर रहे थे सही रास्ते पे रहने का, क्योंकि ऐसे हालातों में डर रहता है खो जाने का। रेगिस्तान में रास्ता होता ही कहाँ है। जो भी हो, उस दिन वो बड़ी मेहनत से डोली संभाल रहे थे और दुआ कर रहे थे जल्दी गांव पहुंच जाए। पर आंधी जल्द ही इतनी तेज हो गई कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। औरतें चीखती रहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक घुर घुर वाली आवाज। पापा ने हल्के से पूछा, पर बारात गांव के पास थी ना? नाना जी ने उनकी तरफ देखा और बिल्कुल सिंपल टोन में बोले, हाँ बस कुछ किलोमीटर ही दूर। जब तूफान अपने चरम पे थी, लोगों का डर इतना बढ़ा, जो जहां का बस भागने लगा। दुल्हा हरेश और उसका परिवार वो भी भागने लगे। बहुत लोग पहले ही भाग गए। सबने सोचा मैं बच जाऊं, बाकी बाद में। मम्मी के चेहरे पर डिस्गस्ट सा आया, पर नाना जी ने उसे ध्यान नहीं दिया। रानी वो भाग नहीं सकी, नाना जी बोले। घाघरा हैवी था, पैर मिट्टी में धंस रहे थे, आंखों में रेत, सांसों में रेत। उसके साथ कुछ औरतें थीं, पर जब हवा तुम्हें ढकेल रही है ना, तुम किसी को पकड़ नहीं पाते। हाथ फिसल जाता है, कपड़े खिंच के निकल जाते हैं। कहते हैं रानी का चेहरा उस दिन आंधी में रेत में डूबते हुए दिखा। हाथों पे मेहंदी का रंग अभी सूखा नहीं था। लाल दुपट्टा हवा से गले पे फांसी की तरह अटक गया था और वो गिर गई जैसे हवा उससे खींच ली हो। नाना जी के बातों में कुछ था। मुझे सच में रूम में ठंडी सी फीलिंग आई। लैंटेन की रोशनी के बाहर वाला अंधेरा और गहरा लगने लगा। नाना जी बोले, जब आंधी रुकी, जब सब वापस आए, उन्हें रानी नहीं मिली, न दुपट्टा, ना पायल, ना कोई निशान, कुछ नहीं। जैसे रेत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। तनी ने डर के साथ पूछा, कुछ क्यों नहीं मिला? नाना जी ने सिर्फ सर हिलाया। रेगिस्तान में अगर कुछ मिलता है ना, तो या तो हड्डी मिलती है या फिर कुछ नहीं मिलता। और जब कुछ नहीं मिलता, समझ जाओ औरत जिंदा नहीं है, रेत ने निगल लिया है उसे। पापा ने थोड़ा रैशनल मूड में आके बोले, क्विक सैंड होगा, उसी में कहीं फंस गई होगी और निकल नहीं पाई बेचारी। नाना जी ने कहा, हाँ लोगों ने वही बोला, सबको एक सिंपल रीजन चाहिए होता है ताकि राहत में नींद आ सके। क्विक सैंड कह दो, एक्सीडेंट कह दो, कहानी खत्म। उन्होंने एक सेकंड के लिए हम सबको चेक किया, जैसे देख रहे हूं कौन कितना हैंडल कर सकता है। फिर उन्होंने कहा, पर कहानी खत्म नहीं हुई। लैंटेन की रोशनी उनके चेहरे पर हिल रही थी। उन्होंने धीरे से फिर से कहना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन तक हम सब उसे ढूंढते रहे। हरेश और उसकी फैमिली ने, गांव वालों ने भी कुदाल फावड़ा लेके गए, रेत खोदे, एक पुराने कुएं के पास तक गए, पर कुछ भी नहीं मिला। ये बंजर जमीन तुम्हें वही दिखाता है जो वो चाहता है। और फिर क्या, समय बीता। नाना जी ने आगे झुक के बोला, साल के खत्म होने तक हरेश ने दूसरी शादी कर ली। मम्मी के मुंह से छोटा सा वाट निकल गया। नाना जी ने सिर्फ हाथ से छोटा जेस्चर किया। हाँ ऐसे ही होता है, यहाँ लोग दर्द को भी राशन की तरह यूज करते हैं। थोड़ा रो लिया, फिर भूलने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। घर चलाना है, इज्जत बचानी है। दूसरी शादी सबने एक्सेप्ट कर ली। उनकी आवाज अब और धीमी हो गई, जैसे अब जो आने वाला है वो इन दीवारों के बाहर जानी नहीं चाहिए। फिर एक रात दोबारा आंधी आई। ये वही दिन था जिस दिन रानी की मौत हुई थी। बाहर से एक तेज हवा के झोंके की आवाज आई। विंडो के फ्रेम में एक छोटी सी वाइब्रेशन और तानी ने नानी जी का दुपट्टा पकड़ लिया। नाना जी ने कहा, उस रात गांव के लोगों ने तूफान के अंदर से आती हुई एक आवाज सुनी। पापा ने पूछा, अब किसकी? नाना जी ने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने एक सेकंड लालटेन की आग को देखा, फिर उन्होंने बोला, रानी की। रूम में सन्नाटा छा गया, प्रॉपर थिक साइलेंस, जैसे किसी ने ब्लैंकेट डाल दी हो। आंधी के अंदर से आ रही थी वो आवाज। नाना जी बोले, जानवरों के चिल्लाने की आवाज, टिन की छतों पर रेत के ड्रम पिटने की आवाज, और उसके बीच में एक लड़की की बिल्कुल साफ पुकार, हरेश। मुझे नहीं पता, नाना जी बोले। वो खुद बाहर निकला या उस आवाज के भ्रम ने उसे खींच लिया, पर लोगों ने देखा कि हरेश ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया, जैसे कोई उसको बुला रहा हो जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी नई बीवी चीखी। नाना जी बोलते गए,
परिवार वाले उसने रोकने के लिए भागे, पर अंधेरे में कौन किसको पकड़े। और बस हरीश बिल्कुल गायब हो गया। सुबह उसकी बॉडी मिली गांव के बाहर, रोड के साइड, उस पुराने कुएं के पास। जैसे वो आंधी में रास्ता भटक कर यहाँ तक आया पानी की प्यास में, और फिर कोई चीज ने उसके अंदर का सब कुछ खा लिया। तनी ने हल्की सी आवाज में पूछा, कैसे? नाना जी ने थोड़ा रुक के कहा। उसके मुंह में रेत भरी हुई थी, आंखों में रेत, नाक में रेत, कान के अंदर तक। और जब डॉक्टर ने चेक किया, उसके बॉडी में खून की एक बूंद तक नहीं थी। पापा ने अनकॉन्शियसली एक स्टेप आगे ले लिया। खून नहीं था? नाना जी ने सर हिलाया। हाँ, जैसे किसी ने उसका खून निकालकर रेत भर दी हो। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए। पोस्टमार्टम में भी सेम, लाश के अंदर सिर्फ रेत। उन्होंने एक छोटा सांस लिया और उनकी आवाज में थोड़ी हेल्पलेसनेस भी था। गांव में तब से एक रूल बन गया, आंधी आए तो दरवाजे बंद, दिया बंद, बच्चे चुप कराओ, कोई बाहर नहीं। पर यह नियम लागू करना उतना आसान भी नहीं। यहाँ हर कोई मेहनत करता है, बाहर जाना पड़ता है हर किसी को। आंधी यहाँ रोज मेहमान है। तुम कितनी बार छुपोगे, कितनी बार दरवाजे लॉक करोगे? कभी पानी लाना होता है, कभी जानवर भाग जाता है, कभी किसी का बच्चा मिसिंग हो जाता है। तात्पर्य यही है कि लोग मरने लगे। सबके साथ सेम चीज होती। आंधी के बीच कोई उनका नाम लेता, आवाज ऐसी जैसे उनकी माँ, उनकी बीवी, उनकी बहन बुला रहे हो, और जो भी जवाब देता या बस बाहर निकलता। अगली सुबह बॉडी मिलती और शरीर में खून नहीं, सिर्फ रेत भरी होती। मुंह के अंदर रेत, जैसे वो चीखना चाहता था, पर रेत ने उसकी सांस पहले ही बंद कर दी। नाना जी थोड़ी देर चुप रहे, जैसे एक कहानी बोलते बोलते उन्हें कुछ याद आ गया हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लोग संभल गए थे। आंधी आए तो सब बंद करके घर पे छुप जाओ। गांव वाले जी तो रहे थे, बस डर के साथ। फिर एक साल एक तांत्रिक आया। हिमालय के किसी मंदिर जा रहे थे वो। सफर लंबा था, तो उस रात हमारे यहाँ रुक गए। सिंपल आदमी थे, कम बोलते थे, पर उनकी आंखें बहुत ज्यादा देख लेती थी। उस रात भी आंधी आई थी। नाना जी ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे उस रात की हवा अभी भी वहीं हो। हम सब अंदर थे, दरवाजे खिड़की सब बंद। तब उस तांत्रिक ने अचानक कहा, कोई बाहर जा रहा है। नाना जी ने बताया, बाहर एक गांव का लड़का धीरे धीरे चल रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें आधी बंद, जैसे नींद में हो, और आंधी उसका नाम ले रही थी, बार बार, बड़े प्यार से। तब तांत्रिक समझ गया। नाना जी बोले, वो उठ खड़े हुए और बस इतना बोले, दरवाजे बंद करो, पीछे मत आना। मम्मी ने पूछा नाना जी से, आपने रोका नहीं उन्हें? नाना जी ने सिर झुकाया। रोका, सबने रोका, पर उसने सिर्फ एक बात कही, आज अगर मैं नहीं गया तो कल और लोगों की जान जाएगी। और फिर वो उस आंधी में बाहर चले गए। हम दरवाजे के पास खड़े थे। नाना जी बोले, सुनाई देता रहा हवा का शोर, लड़के की आवाज, और कभी कभी एक औरत की पुकार। कई घंटे जैसे कुछ पलों में बीत गए। फिर आंधी रुक गई। तांत्रिक वापस आया। उसके साथ वो लड़का था, जिंदा, बेहोश पर जिंदा। तब उसने सब बताया। नाना जी की आवाज अब भारी हो चुकी थी। उस दिन रानी भाग नहीं पाई, क्योंकि हरीश ने उसके जीवर छीन कर उसे धक्का दे दिया था कुएं में। आंधी में सब लोग भाग रहे थे। हरीश भी भाग गया, रिश्तेदार भी भाग गए, कोई उसे बचाने नहीं आया। कुएं में गिरकर उसके पैर मुड़ गए थे, टखनी टूट गई थी, रेत में घिसती रही वो। लैंटर्न की रोशनी उनके चेहरे पर कांप रही थी। उसने नाम लिया। नाना जी बोले, रोई, चिल्लाई, पर आंधी ने आवाज दबा दी। रेत मुंह में भर गई। धीरे धीरे सांसें रुक गई। तांत्रिक ने कहा, रानी का गुस्सा अब भी जिंदा है, इसीलिए वो आवाज बन गया। नाम लेता है, बुलाता है, लोगों को बाहर खींचता है। उस तांत्रिक ने रानी की आत्मा को गांव के पास के पुराने कुएं में बांध दिया था। मंत्र, रक्षा, बंधन सब किया था। पर नाना जी ने कहा, साल के जिस दिन वो मरी थी, उस दिन वो बंधन ढीला पड़ जाता है। उन्होंने हमारी तरफ देखा। कमरे में हवा और भारी हो गई। कल वो दिन है जब उतने सालों पहले रानी की मौत हुई थी। इन कुछ दिनों में उसका प्रकोप और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने से रोका। आज रात कोई बाहर नहीं निकलेगा। कल सुबह तक सब जिंदा रहें, वही काफी है। नाना जी चुप हो गए।
उस रात हम सब एक ही कमरे में सोए। मैं मम्मी से चिपक कर लेटा था। बाहर आंधी चल रही थी, रेत दीवारों से टकरा रही थी और नींद के बीच बीच मुझे लगा जैसे दूर कहीं से किसी औरत की आवाज आ रही हो, हल्की सी, थकी हुई, जैसे कोई अब भी रेत के नीचे से बुला रही हो।